हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो में दिल्ली सल्तनत का टॉपिक कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत वैसे तो क्लास 7th एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन ये हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हमारी हेल्प करेंगे। इसके अंदर हम दिल्ली सल्तनत के सारे वंश को पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश होते हैं। पहला गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता है वो ख़त्म हो जाती है और फिर मुग़लों का शासन आ जाता है, जिसे मुग़ल काल कहते हैं। मोहम्मद गोरी जो है वो जब दिल्ली पर विजय प्राप्त करके वापस जाता है तो वो अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ की सत्ता सौंप जाता है। लेकिन जो ऐबक होते हैं वो इतने वफादार होते हैं अपने राजा के प्रति कि वे उनकी अनुपस्थिति में केवल और केवल उनके वहाँ का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक चला, जिसका सर्वप्रथम राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। मोहम्मद गोरी जो थे वो गोरी के गुलाम थे और गुलाम होने के कारण ही उन्होंने जो वंश स्थापित किया उसे गुलाम वंश का नाम दिया। इन्हें मलिक और सिपह सालार की उपाधि प्राप्त थी। इनको लोग लाख बख्श और हातिम द्वितीय कहते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। भारत की पहली मस्जिद कुव्वत इल इस्लाम का इन्होंने निर्माण किया था। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार को बनवाया नहीं था, केवल उसकी नींव रखी थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। राजधानी लाहौर को बनाया था और इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा भी लाहौर में ही बना। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मौत हो गई थी और इल्तुतमिश को इन्होंने अपना दामाद बनाया था। इनकी पुत्री थी शाह तुर्कान, जिसका विवाह इन्होंने इल्तुतमिश से किया। इल्तुतमिश इसका दास था। इसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन इल्तुतमिश इसे मार देता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने कहा कि जैसे ऐबक अपने राजा की जगह दास ने उस गद्दी को लिया था, इसी तरह इल्तुतमिश भी उनका दास है और उनका दामाद भी है। तो इस कारण इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर गद्दी हासिल की। अब बात आती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था, और इससे पहले वो बदायूं का इक़्तिदार भी था। इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान था। इसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि प्राप्त करवाई थी। जो ऐबक थे उन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, वो केवल गुलाम की तरह ही अपने राजा की गद्दी का केवल उन्होंने ध्यान रखा था। राजधानी लाहौर से इन्होंने दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। जो ऐबक थे उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। इनकी पत्नी शाह तुर्कान थी, जो कि ऐबक की पुत्री थी। इन्होंने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, जो कि एक भूमि को दान में देने की प्रथा होती है। तुर्क चहलगामी की शुरुआत की थी। तुर्क चहलगामी होता है 40 सरदारों का एक ग्रुप होता है, 40 लोगों का एक ग्रुप होता है, जो राजा को उनके लिए सलाह वगैरह देते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसने चांदी का टका और तांबे के जीतल नाम के सिक्के चलवाए थे। अजमेर में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का इन्होंने निर्माण करवाया था। इनका जो मकबरा है उसका निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था। जो मकबरे या फिर जो मस्जिद के ऊपर गुंबद होती हैं उनका निर्माण इन्होंने ही शुरू करवाया था। इन्होंने सबसे पहले अपने ससुर कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनवाया और उनका मकबरा लाहौर में बनवाया, और 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आते हैं रुकुबुद्दीन फिरोज शाह। इसके शासनकाल में जो इनकी माँ थी शाह तुर्कान, वो काज संभालती थी, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऐबक ने उत्तराधिकारी तो अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था, किंतु उनकी मृत्यु के बाद रुकुबुद्दीन
फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गए, लेकिन उन्हें कार्यकाल संभालना नहीं आता था, तो उनकी माँ शाह तुर्कान ने उनका कार्यकाल संभाला। इसी कारण उसे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसके बाद रजिया सुल्तान, जिसे इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी सौंप कर गए थे, वो जनता की सहमति से राजा बनी। वो पहली भारतीय महिला मुस्लिम शासिका थी। चोगा और कुला नाम के वस्त्र पहनती थी और इनके दरबार में एक याकूब नाम का एक घोड़ों का मालिक रहता था, जिसको इसने अमीर ए आश्वर की उपाधि दी और ये याकूब से विवाह करना चाहती थी। लेकिन अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का गवर्नर था, उसने इसे प्रस्ताव दिया और इसने अल्तुनिया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि रजिया को लगता था कि अल्तुनिया ने याकूब को मार दिया है। अब अल्तुनिया के साथ रजिया ने विवाह कर लिया और जब ये विवाह कर कर वापस आ रही थी, तो इसके जो भाई थे उन्होंने इन दोनों की, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की, कैथल के जंगलों में मौत कर दी और उसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल में ही बनवाया गया। इसके बाद बहराम शाह व अलाउद्दीन मसूद शाह, इन्होंने 1240 से 1246 तक दोनों ने राज किया। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिनका कार्यकाल 1246 से 1265 तक था। ये कहते हैं कि बहुत ही एक अच्छे शासक थे। ये टोपी सील कर निर्वाह करते थे, कुरान की आयतें लिखते थे। मिनाज उफ सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में इसे दिल्ली सल्तनत का एक आदर्श सुल्तान कहा और इनके दरबार में एक बलबन नाम का अधिकारी था, जिसको इन्होंने उल्गू खां की उपाधि दी। बलबन इन्हें इतना पसंद था कि उससे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया और इनकी पुत्री का नाम हुजैदा था। अब बलबन इनके दामाद थे। बलबन को गुलामों के गुलाम का गुलाम कहते हैं, क्योंकि गुलामों के गुलाम कौन थे? इल्तुतमिश, और ये उनका गुलाम। तो इस तरह से इसको गुलामों के गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश के 10 दल चालीसा का सदस्य थे। जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा शुरू की थी, उसका सदस्य थे ये। इन्होंने सिजदा और पापोश जैसी प्रथा को आरंभ किया था। तुर्के चहलगामी, जो कि दल चालीसा थी, उसी का ही इन्होंने अंत किया। क्यों? क्योंकि ये उसका सदस्य थे और इन्हें पता था कि जो ये दल चालीसा के सदस्य होते हैं, ये अपने राजा के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो इसलिए इसने उसको समाप्त कर दिया। खुद को जिल ए इलाही कहता था, यानी कि ईश्वर का वरदान। लोग इसे खुफिया कातिल कहते थे। इसने नवरोज उत्सव की शुरुआत की, लो और रक्त की नीति की शुरुआत की। मेवात के जंगल कटवा दिए थे, क्योंकि उसके अंदर जो इनके विरोधी होते थे वे छिप जाते थे। गुड़गांव के गोपालगिरी का दुर्ग बनवाया। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज नाम से चलवाया। ये सबसे बड़ी उम्र का शासक था। कहते हैं 80 साल तक इसने शासन किया। इल्तुतमिश ने इसे ग्वालियर से खरीदा था। जब वो अपने ग्वालियर दौरे पे गए थे तो वहाँ से इसे खरीदा था। इसके बाद कैकुबाद और क्यूमर्स आते हैं। कैकुबाद या क्यूमर्स जो है, इसकी हत्या इसी के सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने की और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आता है खिलजी वंश। ये सबसे छोटा और क्रांतिकारी वंश था। इसमें सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने कैकुबाद या क्यूमर्स की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था, जिनका कार्यकाल 1290 से 1296 तक था। ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। सबसे बड़ी उम्र का गद्दी पर बैठने वाला शासक था। जो बलबन थे, उन्होंने तो 80 साल की उम्र तक शासन किया था, लेकिन जो जलालुद्दीन खिलजी थे वे 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। कीलो खेड़ी में अपना राज्याभिषेक करवाया। मंगोलों का इनके समय में आक्रमण हुआ। इनका जो भतीजा या इनका जो दामाद था, भतीजा और दामाद एक ही था, उसके अलाउद्दीन खिलजी, उसकी मौत हो गई।
नव मुस्लिम इन्हीं के शासनकाल में भारत आकर बसे थे और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसी ने ही, जो देवगिरी का विद्रोह हुआ था उसी ने ही उस विद्रोह को जीता था और उसी ने ही जलालुद्दीन की हत्या की थी। वो इनका दामाद और इनका भतीजा दोनों थे। जब मंगोलों का अटैक हुआ था तो मंगोलों पर विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी बेटी का, जलालुद्दीन की बेटी का हाथ मांग लिया गया था, इस कारण ये इसके दामाद बने। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, जो कि 1296 से 1316 तक था। इनका बचपन का नाम अली गुरशाब था। खुद को सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी थी इन्होंने स्थायी सेना या नगद वेतन की शुरुआत की थी। कहते हैं इनके शासनकाल में यदि कोई थोड़ा कम तोल देता था तो शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। हुलिया प्रथा और दशमलव प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। बाजार नियंत्रित किया था। दिल्ली का अर्थशास्त्री इन्हें कहा जाता था। खुम्स, जो कि एक लूट का माल होता था, लूट के माल के ऊपर जो कर होता था उसे 1/4 से 3/4 कर दिया गया था। 1000 दिनार में इन्होंने मलिक काफूर नाम के किन्नर को खरीदा था। कहते हैं जो राजा रुद्रदेव प्रताप थे उन्होंने कोहिनूर हीरा इन्हें दिया था और इन्होंने वो कोहिनूर हीरा अपने सिंहासन में जड़वाया था। ये एक साम्राज्यवादी शासक था और कहता था कि हर खूबसूरत चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ये कहता था मैं ही राज्य हूँ। इसने उत्तर भारत अभियान पर जो जीत हासिल की उनमें गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा और शिवाना थे। दक्षिण भारत पे जो विजय प्राप्त की उसमें देवगिरी, वारंगल, द्वार, समुद्र और मथुरा थे। अमीर खुसरो इनके दरबारी कवि थे जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। इन्होंने जौहर प्रथा शुरू की थी। जौहर प्रथा इनके शासनकाल में शुरू हुई थी, जो कि रानी पद्मावती द्वारा स्वयं को जिंदा जला लिया जाता था। एक तो होता था सती, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद पति के साथ साथ चिता पर उन्हें लिटा दिया जाता था, वो होता था सती होना। लेकिन जब हम अपने आप को स्वयं को जिंदा जला लेते हैं तो उस प्रथा को कहते हैं जौहर प्रथा। हौज खास, जहमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा भवन, सीरी फोर्ट का इन्होंने निर्माण किया था। जो इन्होंने 2 प्रकार के कर लगाए थे, चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर और गढ़ी कर घरों पर लगाए थे। सराय ए अदल नाम से बाजार शुरू किया था और 1316 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आते हैं खिज्र खां खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी मलिक काफूर की हत्या की थी मुबारक खिलजी ने। फिर नसरुद्दीन खुसरो खां जो कि इस खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश है। इसका सबसे पहला संस्थापक आता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 तक। ये संस्थापक थे इस तुगलक वंश के। कहते हैं ये कोरोना जाति से संबंध रखते थे। कोरोना जाति जिसके माता और पिता अलग अलग धर्म के होते हैं, उनसे उत्पन्न संतान को कहते हैं कोरोना जाति। ये गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। गाजी काफिलाओं का वध करने वाला होता है। सर्वसम्मति से, लोगों की सम्मति से ये राजा बना। हजार खंबा भवन में इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया और निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत थे, जिनके नाम से आज भी दिल्ली में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बनाया गया है, उनसे इनका वैर था। क्यों? क्योंकि इनसे पहले जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों हाथ से अपना जो धन था वो खूब लुटाया। निजामुद्दीन औलिया उनके संपर्क में थे और निजामुद्दीन औलिया के कारण ही उन्होंने अपना सारा धन समाप्त किया था। तो इस कारण गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से बैर था। कहते हैं कि जब ये विजय प्राप्त कर कर वापस आ रहे थे तो इनके बेटे जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया था और हाथी की टक्कर से उस महल के गिरने से इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासनकाल 1325 से 1351 तक था। कहते हैं ये एक पढ़ा लिखा मूर्ख राजा था।
रक्त पिपासु था, अंतर्विरोधों का मिश्रण था। ये जो भी कुछ करता था हमेशा उसके ओपोजिट हो जाता था। इसका वास्तविक नाम जूना खां था। इनको उल्गू खां की उपाधि प्राप्त थी। सृष्टि का अजूबा इनको बर्नी ने कहा था। दुनिया का खान, बुद्धिमान और दार्शनिकता के लिए ये प्रसिद्ध थे। इनको दूरदर्शी भी कहते थे। इन्होंने 5 नीतियाँ चलाई थी और उन 5 नीतियों में ये असफल हुए थे, इसलिए इनको असफलताओं का राजा भी कहा जाता है। इनके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और उन्होंने इनके नाम पर ही रेहल्ला नाम की पुस्तक लिखी थी। ये हिंदी त्योहारों में भाग लेते थे। दरगाह में सबसे पहले दरगाह में जाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था और इन्होंने सोंदरा और तकावी नाम से 2 कर लगाए थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासनकाल 1351 से 1388 तक था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कांटों का ताज मिला था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, तो जो इन्हें शासन मिला था तो वो एक अस्त व्यस्त शासन था, जिस कारण इसे कांटों का ताज कहा। इन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए, मदरसा खोले, अस्पताल बनवाए, सराय बनवाई। इन्होंने 3 विभाग बनवाए। दास विभाग, जो कि दीवाने बंदगान नाम से था। दान विभाग दीवाने खैरात नाम से था। पेंशन विभाग दीवाने इश्तिहार नाम से था। इन्होंने 24 टैक्स खत्म करके केवल 5 टैक्स लगाए। पहला खराज, जो कि हिंदुओं की भूमि पर 1/10 था। अशर मुस्लिमों की भूमि पर था। जकात मलकियत पर लगा। जजिया ब्राह्मणों पर लगा था, जिसको सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। खुम्स लूट के माल पर लगा हुआ टैक्स था। इन्होंने 5 नगर बसाए, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद और फिरोजपुर था। 5 नहरें बनवाई। सबसे ज़्यादा दास इन्हीं के पास थे। कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण पूरा करवाया था, अंतिम रूप दिया था कुतुब मीनार के निर्माण को। इन्हें कुतुआत है फिरोज शाही नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बर्नी ने इन्हें सच्चा मुसलमान आदर्श सुल्तान कहा था। इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार थट्टा में और दूसरी बार दिल्ली में। कहते हैं जो टोपरा में स्थित जो अभिलेख है उसको इन्होंने दिल्ली स्थानांतरित करवाया था। इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो अंतिम शासक थे और इनके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 तक रहा। ये इतिहास का पहला सिया वंश था। इसके संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खां को रियाते ए आला की उपाधि प्राप्त थी। सोनीपत में इनका मकबरा अफगान या पठान शैली में बना हुआ है। उसके बाद आता है मुबारक शाह। मोहम्मद शाह इनको बहलोल लोदी को गद्दी दी थी इन्होंने। फिर आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जिनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर आता है लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इतिहास का पहला अफगानी वंश, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 तक 38 वर्ष तक का था। कहते हैं इनके शासनकाल में जैसे टिड्डियाँ लाइन बनाकर रहती हैं, इसी तरह से अफ़गानी लोग लाइन बनाकर भारत में आए थे। ये शासन काल के दौरान सिंहासन पर नहीं बैठा था। इसने बहलोल नाम के सिक्के चलाए। सैनिकों को मनसद-ए-अली कहता था। ये सैनिकों के बीच में ही बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था। इसके बाद इनका पुत्र आता है सिकंदर लोदी, जो कि इनसे भी 2 गुने ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। कहते हैं इनको शल्य चिकित्सा से उत्पन्न हुआ था ये, यानी कि उस टाइम सिजेरियन हुआ था। सबसे लंबे समय तक गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 38 वर्ष तक था, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल है। सिकंदर लोदी, इनके बाद आते हैं सिकंदर लोदी, जिनका शासनकाल 1489 से 1517 तक था, जिसका वास्तविक नाम निज़ाम खां था। इसने सबसे पहले 1504 में आगरा शहर बसाया और फिर 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ये बहलोल लोदी से भी 2 गुने ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। संपूर्ण हिंदुओं पर इसने जजिया कर लगाया था। जो जजिया कर था फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था, लेकिन इसने संपूर्ण हिंदू जाति पर
जजिया कर लगा दिया था। गुप्तचर प्रणाली शुरू की थी। कहते हैं इनकी गुप्तचर प्रणाली को भूत प्रेतों की गुप्तचर प्रणाली के नाम से जानते हैं। गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखता था। गज-ए सिकंदरी नाम से इसने भूमि मापने का पैमाना चलाया था। मोट की मस्जिद बनवाई थी, जिसको दिल्ली सल्तनत का आदर्श कला का नमूना कहते हैं। अनुवाद विभाग को बढ़ावा दिया था। ट्रांसलेट करवाए थे इसने काफ़ी ग्रंथ को। लज्जत-ए सिकंदरी नाम से जो संगीत ग्रंथ था उसको ट्रांसलेट कराया। फ़िरंगी-ए सिकंदरी जो आयुर्वेद ग्रंथ था उसको भी ट्रांसलेट कराया। कबीरदास जी इनके समकालीन थे और इनके शासनकाल में सबसे सस्ता अनाज मिलता था। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 तक था। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जिसने ग्वालियर पर जीत हासिल की थी। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है। उसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की मौत हो जाती है और इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में ही बना दिया जाता है। यहाँ हमारे दिल्ली सल्तनत के जो सभी वंश थे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसके बाद आ जाता है मुग़लों का शासन और वहाँ से शुरुआत होता है हमारा मुग़ल काल, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।